नमस्कार। मैं प्रोफेसर एम शाओल हमीद, हिंदी विभाग, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़। पाठ्यक्रम अनुवाद, आवश्यकता और स्वरूप, सप्ताह 2, व्याख्यान 9। आकस्मिकता और ऐतिहासिक आवश्यकता, उपयुक्तता का आरंभिक चरण 4। धर्म का प्रचार और अनुवाद। सैकड़ों वर्ष से धार्मिक प्रचार के लिए अनुवाद का प्रयोग किया जा रहा है। जब अंग्रेज भारत में आए थे, वे अपने ईसाई धर्म के प्रचार के लिए अनुवाद को अपनाया। मुगल साम्राज्य में सूफी धर्म का प्रचार करने लगे थे। इस्लाम धर्म के प्रचार के लिए इस्लामिक सूफी हजरतें अनुवाद की सहायता लेने लगे। अनुवाद भारतीय साहित्य में प्रवेश होने लगा। अनुवाद के क्षेत्र में ईसाई मिशनरी और इस्लामिक सूफी हजरतों के योगदान को हम नहीं भूल सकते। अनुवाद द्वारा विश्व के विभिन्न क्षेत्रों के विभिन्न देशों की शिक्षा, संस्कृति, शास्त्र, कला, ज्ञान, विज्ञान आदि को विश्व भर फैलाने लगा। अनुवाद ज्ञान का आधार बन गया है। भारतीय प्राचीन ग्रंथ, धर्मशास्त्र आदि अनुवाद द्वारा ही विदेश में फैलने लगे हैं। इसमें कोई संदेह नहीं कि अनुवाद जनता तक पहुंचने में मुख्य आधारभूत है। इस विषय को ध्यान में रखकर ही धार्मिक प्रचार करने वाले और समाज सुधारक अनुवाद के जरिए अपने लक्ष्य तक पहुंचते हैं। अब धर्म का प्रचार और अनुवाद में अगर हम बात करेंगे तो सूफी संत और जो ईसाई मिशनरीज का योगदान प्रमुख है, जहां पे अनुवाद प्रमुख स्थान पर है। सूफी संत ने अपने उस क्षेत्र में, जिस क्षेत्र में वो प्रवेश करते थे या जिस राज्य में प्रवेश करते थे या जिस जगह वो जाकर रहते थे, जैसे मिशनरीज के भी जो लोग थे वो, तो उस क्षेत्र की भाषा में प्रचार करते थे। उस क्षेत्र की भाषा में बोलचाल रहती थी उनकी, तभी वो उस क्षेत्र के लोगों को आकर्षित कर पाते थे, उनको समझा पाते थे, उनको अपनी भावनाओं को बताते थे, उनकी भावनाओं को समझते थे, उनकी समस्याओं को दूर करने के लिए वो प्रयत्न करते थे। कई पुस्तकें लिखते थे, जैसे आप सूफी संतों की भी पुस्तकें देख सकते हैं, मिशनरीज की भी देख सकते हैं। जहां धर्म का प्रचार हुआ है, धर्म को परिवर्तन करने में भी, लोगों को समझाने में भी। अनुवाद और धार्मिक साहित्य। अनुवाद के विभिन्न रूप सदियों से धार्मिक साहित्य के अनुवाद में प्रकट होते आ रहे हैं। वेदों की व्याख्या आंतरिक अनुवाद है। बौद्ध धर्म प्रचार के लिए बौद्ध सिद्धांत साहित्य का अनुवाद चीन, तिब्बत, सिंहल, भूटान, जापान आदि देशों की भाषा में किया गया। पहले ईसाई धर्म प्रचारकों द्वारा बाइबल का अनुवाद यूरोपीय भाषाओं में किया गया था। उसके बाद बाइबल का अनुवाद सभी अफ्रीकी देशों और सभी एशियाई देशों की भाषाओं में किया गया, क्योंकि प्राचीन काल में इनके अनुवाद धार्मिक प्रचार के उद्देश्य से किए जाने के कारण इन्हें धार्मिक साहित्य के अंतर्गत लिया गया। अनुवाद के 18वीं शताब्दी में ज्ञान के प्रसार के कई आयाम को छुआ। तो बाइबल का अनुवाद एक प्रमुख विषय रहा अनुवाद में, धर्म के प्रचार पे, धर्म की समझ के लिए। और धार्मिक साहित्य में अनुवाद की प्रमुख भूमिका का प्रमाण है ज्ञान वृद्धि का स्रोत। अनुवाद ज्ञान वृद्धि का एक मुख्य स्रोत के रूप में माना जाता है। अनुवाद विश्व ज्ञान का आधार है। अनुवाद को ज्ञान वृद्धि का एक साधन कह सकते हैं। अनुवाद करते वक्त बहुत सारे विषयों को ज्ञान सकते हैं। लौकिक ज्ञान का पुल है अनुवाद। अनुवाद के जरिए विश्व
में ज्ञान का आदान प्रदान होने लगा। अनुवाद के द्वारा दोनों भाषाओं का ज्ञान गहरा होता है। ज्ञान की वृद्धि है, क्योंकि अनुवादक को पहले स्रोत भाषा का ज्ञान, लक्ष्य भाषा का ज्ञान, विषय का ज्ञान, जिस मूल को वो अनुवाद कर रहा है उसका ज्ञान जरूरी है। अगर नहीं है तो वो उसको समझें, उसको पढ़ें, फिर अनुवाद करें। और जो ज्ञान वो दे रहा है वो लक्ष्य भाषी अच्छी तरह से समझ सके, इसमें ज्ञान की वृद्धि होती है। एक भाषा से दूसरी भाषा में ज्ञान परिवर्तन करने का माध्यम है अनुवाद। भारत की शिक्षा व्यवस्था में मुगल और अंग्रेजों के आगमन के पूर्व भारत में हमारी ऋषियों, मुनियों और दार्शनिक तत्वों के आधार पर ही शिक्षा दी जाती थी। लेकिन मुगलों के आक्रमण से हमारे सामाजिक और सांस्कृतिक सिद्धांतों में बदलाव आने लगा था। इससे हमारे राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था कमजोर होने लगी। लेकिन मुगल और अंग्रेजों के आगमन और अंग्रेजों के एक बड़ा लाभ ये हुआ कि अनुवाद की धारा की शुरुआत हो गई थी। अरब अंग्रेजी अनुवाद द्वारा विज्ञान ज्ञान यूरोप जगत की एशिया और फारसी के कोने कोने तक पहुंचने लगा। तो जैसे जैसे अंग्रेजों का आगमन है, मुगलों का आगमन हुआ भारत में, अंग्रेजों का आगमन हुआ, तो प्रशासनिक भाषा बदल रही है। सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन में बदलाव। अब शासन कैसे करेगा? शासक की भाषा अलग है, प्रजा की भाषा अलग है। प्रजा दूसरी भाषा को समझती है, शासक दूसरी भाषा में बोलता है। अंग्रेज अंग्रेजी में बोल रहा, राज्य कर रहे हैं अंग्रेजी में, तो प्रजा कैसे समझे? सरकारी कामकाज और अनुवाद। 14 सितंबर को जैसे राजभाषा के रूप में स्वीकृत होने के बाद हिंदी जो है, हमारी हिंदी, वो राजभाषा के रूप में स्वीकृत हुई। संविधान के 5वें भाग के 17वें भाग में हिंदी से संबंधित विभिन्न विधियों को संविधान द्वारा बनाए गए प्रावधान के कारण अनुवाद के बिना सरकारी कार्य चालू होना बहुत कठिन हो गया। अब सरकारी कामकाज में अनुवाद की जरूरत है। इस पर हम थोड़ा सा विस्तार से भी बात कर सकते हैं कि जैसे भारत स्वतंत्र हुआ, उससे पहले प्रशासन की भाषा अंग्रेजी थी। तो जैसे भारत स्वतंत्र हुआ तो भारत की भाषा जिसमें शासन होगा, जिसको हम राजभाषा कहेंगे, वो भाषा कौन सी होगी? संविधान की जो भाषा है। तो राजभाषा में स्वीकृत हुई कौन सी? हिंदी, जो संविधान के 5वें भाग और 17वें भाग में विभिन्न विधियों और संविधान द्वारा बनाए गए प्रावधान के कारण अनुवाद के बिना सरकारी काम चालू नहीं हो सकते। अनुवाद के बिना क्यों नहीं हो सकते थे? क्योंकि अंग्रेजी में ही प्रशासन था। जब भारत आजाद हुआ तो वहां पे हिंदी को लाने के लिए समय लगा। आज भी 2 भाषाएं चल रही हैं, अंग्रेजी और हिंदी। जो लोग हिंदी नहीं समझ पा रहे वो अंग्रेजी की सहायता ले रहे हैं। अब जो प्रांतीय भाषा है, जो अपनी भाषा है, क्षेत्रीय भाषा है, उसमें अगर वो हिंदी नहीं समझ रहे हैं तो क्षेत्रीय भाषा के माध्यम से समझते हैं। इसलिए अनुवाद के लिए केंद्र सरकार द्वारा केंद्र सरकार के कार्यालयों में, बैंकों में, सार्वजनिक क्षेत्रों में उपक्रम और सार्वजनिक संस्था आदि में हिंदी अधिकारी, सहायक निदेशक, उपनिदेशक, निदेशक जैसे उच्च स्तर अधिकारियों को नियुक्त करके अनेक हिंदी अधिकारी और हिंदी अनुवादक भी अधिक संख्या में नियुक्त किए गए। इनके जरिए ही क्षेत्रीय भाषा और राजभाषा का अनुवाद किया जाता है। आज सिर्फ केंद्रीय सरकार कार्यालय के अलावा बैंक में, सार्वजनिक उपक्रमों के उद्योग में भी हिंदी का प्रयोग हो रहा है। हिंदी अधिकारियों ने
अनुवाद द्वारा हिंदी को विकसित करते हुए कई प्रकार के शब्दकोश की तैयारी किए हैं। इस बार अनुवाद का प्रयोग बढ़ता जा रहा। राजभाषा जब घोषित की गई तो केंद्र सरकार द्वारा केंद्र कार्यालयों में, बैंकों में, केंद्र सरकार के कार्यालयों में हिंदी अनुवादक का पद घोषित किया गया। अब ये जो अनुवादक होते हैं, जो अधिकारी होते हैं, ये वहाँ हिंदी का अनुवाद, हिंदी से और अंग्रेजी से संबंधित कई कोश, इस प्रकार से हिंदी के विकास और हिंदी के प्रयोग को लेकर काम करते हैं। ये एक रोजगार के रूप में भी विकसित हुआ। हिंदी भारत की राजभाषा का रूप धारण करने के बाद अनुवाद का क्षेत्र जोर पकड़ने लगा। भारत में सरकारी कार्यालयों में अधिकृत भाषा के रूप में हिंदी और अंग्रेजी भी प्रयोग की जा रही है, इसलिए क्षेत्रीय भाषाएं और प्रयोग राज्य तक की सीमित रहता है, क्योंकि हमारा भारत भी बहुत सारी भाषाएं उपलब्ध है। तो सरकारी कामकाज में हिंदी का प्रयोग। राष्ट्रीय स्तर पर सरकारी कामकाज करने के लिए, खास तौर से प्रशासनिक कार्य संपादित करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर एक भाषा को चुनना जरूरी है। ऐसी परिस्थिति में अनुवाद अनिवार्य बन जाता। प्रशासनिक कार्य का संपादित विषय साधारण जनता को पहुंचाने के लिए अनुवाद की जरूरत होती है। इस बात को ध्यान में रखकर ही राज्य सरकार के कार्यालयों में अनुवादक और भाषा अधिकारी को रखने की व्यवस्था की जाती है। इन लोगों की सहायता से राज्य सरकार कामकाज राष्ट्रीय स्तर पर किया जाता है। केंद्र सरकार के कार्यालयों में आदेश और राजभाषा विभाग द्वारा गृह मंत्रालय के निर्देशों के अनुसार मुद्रण, प्रशासनिक कार्य, प्रशासनिक प्रक्रिया, साहित्य छपवाने के लिए, साहित्य लिखने के लिए, साइन बोर्ड आदि द्विभाषा में होने के लिए अनुवाद का महत्व बढ़ता जा रहा है। तो अनुवाद का महत्व बढ़ता जा रहा है और प्रशासनिक कार्य में अनुवादक कामकाज को सरलता से लेके जाता है, क्योंकि प्रशासनिक व्यवस्था में अंग्रेजी का प्रचलन है, साथ हिंदी को जोड़ा गया और हिंदी के काम के लिए अंग्रेजी को साथ ले गया ताकि हिंदी में काम हो, और वहां अनुवादक अपना काम निभाता है, चीजों को समझाता है और हिंदी को अच्छी तरह से विकसित रूप में लेके आता है ताकि आगे अंग्रेजी की जरूरत ना पड़े। इसका प्रयोग क्यों हो रहा? अनुवादक का दायित्व भी ये है कि वो तो अनुवाद तो करेंगे, हिंदी का विकास भी करेंगे, साथ साथ आगे कार्य सिर्फ अंग्रेजी छोड़कर हिंदी में ही होने के लिए प्रेरित करेंगे और हिंदी में ही कार्य होंगे आगे। प्रशासन व्यवस्था में अनुवाद। स्वतंत्र भारत की प्रशासन व्यवस्था का आयोजन अंग्रेजों ने किया था। अंग्रेजों से बनाए गए नियम विधियों को भारतवासियों को समझाना मुश्किल था। सभी विधि या नियम अंग्रेजी में होने के कारण प्रशासन कार्य में उसे लागू करने के लिए अनुवाद की आवश्यकता होने लगी थी। इसके अलावा प्रशासन कार्य में काम करते अधिकारीगण और कर्मचारीजन सब सिर्फ अंग्रेजी में ही काम करना जानते थे। स्वतंत्रता के बाद हिंदी को राजभाषा घोषित करने पर भी सभी सरकारी कार्यालय के अधिकारीगण और कर्मचारीगण भी हिंदी नहीं जानते थे। इसलिए सरकारी कार्यालयों में कार्यरत सभी अधिकारीगण जब तक हिंदी नहीं सीख लेते तब तक वर्तमान में प्रशासनिक स्तर में हिंदी के साथ अंग्रेजी भाषा का भी प्रयोग होगा। यही प्रशासन स्तर पर दुभाषी परिस्थिति का कारण है। आज तक यह नियम लागू हो रहा है, इसलिए नए नियम, विधि, कानून और आदेश, परिपत्र, घोषणाएं आदि सब हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में प्रस्तुत किए जाते हैं। वे सब पहले अंग्रेजी में तैयार किया जाता है, फिर हिंदी में अनुवाद किया जाता है। इस प्रकार अनुवाद की प्रक्रिया प्रशासन क्षेत्र में निरंतर चलती है। राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच प्रशासन कार्यों में अनुवाद अभिन्न अंग है। खास तौर से गैर हिंदी राज्य के प्रशासन कार्य में अनुवाद की जरूरत पड़ती है। प्रशासन क्षेत्र में अंग्रेजी से हिंदी में
अनुवाद करना प्रमुख है। अनुवाद हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद आवश्यकता अनुसार किया जाता है। आज की परिस्थिति में इस क्षेत्र में अनुवाद का महत्व अनिवार्य बन गया है। तो जैसे हम पहले भी बात कर रहे थे इसी विषय पर कि अनुवादक का दायित्व क्या है, कि वो हिंदी का प्रयोग बढ़ाएगा और अंग्रेजी को सहायता के रूप में ही लें, क्योंकि हमें हिंदी में ही आगे काम करना है। अनुवाद और न्यायालय। न्यायालय को ऐसे अनुवादों की जरूरत है जो मध्यकालीन फारसी दस्तावेजों का हिंदी या अंग्रेजी में अनुवाद कर सके। सुप्रीम कोर्ट में हर राज्य से वकील उपस्थित होते हैं। उनके दस्तावेज उनकी राज्य भाषा में होती है, उनका अंग्रेजी में अनुवाद किया जाता है। उच्च न्यायालय में अभी भी अंग्रेज का ही प्रचलन है। हिंदी भाषी राज्यों में दलीलों आमतौर पर हिंदी के आयोजित की जाती है, लेकिन यदि उच्च न्यायालय में एक गैर भाषी न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है तो तभी दलीलें अंग्रेजी में आयोजित की जाती हैं। इस प्रकार की स्थिति में दस्तावेज का अंग्रेजी में अनुवाद करने के लिए एक अनुवादक की तत्काल आवश्यकता महसूस होती है। सभी दस्तावेज अनुवाद के माध्यम से अंग्रेजी में उपलब्ध होती है। न्यायालय के दौरान विभिन्न प्रकार के अनुवादक उपलब्ध है। अब न्यायालय की बात करेंगे तो भारत के शासनकाल पर बात करें तो मुगल शासनकाल में फारसी में दस्तावेज थे। आज भी अगर हम देखेंगे कि अगर आपके पास कोई ज़मीन है और भारत में है, खासकर उत्तर भारत में जहाँ मुगल शासनकाल रहा, उनका शासन रहा, तो वहाँ के दस्तावेज फारसी में होंगे। तो ऐसे दस्तावेज को लेकर जब हम न्यायालय जाते हैं कोई समस्या को लेकर, तो वहाँ अनुवादक की जरूरत है। अब हम न्यायालय में आमतौर पे जैसे हम उच्चतम न्यायालय है, उच्च न्यायालय है, क्षेत्रीय है, तो वहां अंग्रेजी हिंदी प्रमुख है। अब क्षेत्रीय व्यक्ति है, वो वहां जाता है, वहां उसके दस्तावेज दिए जाते हैं, तो वहां अनुवादक की जरूरत है। और न्यायाधीश हैं, वो किसी भी भाषा के हो सकते हैं, उनको 2 भाषाएं प्रमुख आती हैं, समझिए 2 ही भाषाएं आती हैं। आपकी भाषा है, समझिए तेलुगु भाषा में आप बोलना चाहते हैं, मलयालम में बोलना चाहते हैं, बंगला में बोलना चाहते हैं, उड़िया में बोलना चाहते हैं, आप बोल रहे हैं, तो वहां उस न्यायालय में उसको समझने के लिए एक अनुवादक की जरूरत है। तो न्यायालय में अनुवाद की बहुत ही जरूरत है। अगर आपका मुकदमा ऐसे प्रदेश में हो गया है जहां आपकी भाषा नहीं चलती, भाषा नहीं समझी जाती, भाषा नहीं बोली जाती। साहित्य और अनुवाद। साहित्य की समृद्धि में अनुवाद का मुख्य स्थान है, इसलिए रचना क्षेत्र में अनुवाद का महत्व सर्वश्रेष्ठ है। आज अनुवाद के प्रभाव को साहित्य जगत में देख सकते हैं। अब विश्व संस्कृति का काल है, इसे तीव्र गति से होने वाली सांस्कृतिक परिवर्तन प्रक्रिया जारी रखने के लिए अनुवाद की महत्व प्रमुख है। विभिन्न देश हो या क्षेत्र के संस्कृति का आदान प्रदान तो अनुवाद द्वारा ही हो सकता है। भाषा सिर्फ संचार का माध्यम नहीं है, संस्कृति का माध्यम भी कह सकते हैं। भारतीय भाषाओं से विदेशी भाषाओं में और विदेशी भाषाओं से भारतीय भाषाओं में अनुवाद की एक लंबी परिपाटी चल रही है। साहित्य के क्षेत्र में भी 18वीं सदी के 5वें दशक के बाद साहित्य के कुछ और अनुवाद सामने आने लगे हैं। भारतेंद्र हरिश्चंद्र और श्रीधर पाठक जैसे महान हिंदी साहित्यकारों ने शेक्सपियर जैसे महान अंग्रेजी साहित्यकारों के साहित्य का अनुवाद किया। विलियम शेक्सपियर के नाटक
द मर्चेंट ऑफ वेनिस का अनुवाद भारतेंद्र ने किया था। वैसे तो बाइबल का अनुवाद दुनिया की कई भाषाओं में हो चुका है। बाइबल का 70 चीनी भाषाओं में अनुवाद भी किया गया है। इसी प्रकार भारतीय धार्मिक साहित्यिक ग्रंथ वेदों, उपनिषदों, पंचतंत्र आदि का विश्व की कई भाषाओं में अनुवाद किया गया। साहित्य का अनुवाद बहुत हुआ है। अनुवाद पर बात करेंगे तो अंग्रेजी से भारतीय भाषाओं में, भारतीय भाषाओं से कई विदेशी भाषाओं साहित्य का अनुवाद हुआ है। साहित्य में बहुत सारे चिंतन आए हैं विदेश से, पाश्चात्य चिंतन, और भारतीय चिंतन दूसरे देशों में गए। शिक्षा जगत में अनुवाद की भूमिका है। देश की प्रगति के लिए परिचयात्मक ज्ञान और विज्ञान के साहित्य का अनुवाद अत्यंत आवश्यक है। आधुनिक युग में विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, अर्थशास्त्र, भौतिक, गणित जैसे पाठ्यक्रम की सामग्री अक्सर अंग्रेजों में मिलती है। अब शिक्षा को ले लेंगे सिर्फ, तो शिक्षा में इसका प्रयोग ज्यादा है। आपको सामग्री कहां से मिलेगी, ज्ञान कहां से मिल रहा? ज्यादातर हम सिद्धांतों को जानते कैसे हैं, ज्ञान को कैसे जानते हैं? ज्यादातर अंग्रेजी पुस्तकों से हम ज्ञान को प्राप्त करते हैं, उसका अनुवाद करके हमें मिलता है। इस वैज्ञानिक अंग्रेजी पुस्तकों का भारत के हिंदी राज्यों में छात्रों की सुविधाओं के लिए हिंदी में अनुवाद किया जा रहा है। साथ ही अन्य राज्यों की भाषाओं में भी इस ज्ञान के संशोधन को रूपांतरित करने का प्रयास किया जा रहा है। शिक्षा क्षेत्र में अनुवाद का महत्व स्वाभाविक रूप से स्पष्ट है। देश में और विदेश में विज्ञान और ज्ञान को जानने के लिए अनुवाद की आवश्यकता है। अनुवाद का महत्व शिक्षा प्रणाली के दृष्टिकोण को बहुत व्यापक है, विशेषकर उन देशों में जहां कई भाषाएं उपलब्ध हैं। भारत में कई राज्यों की भाषाएं शिक्षा प्रणाली का हिस्सा है। हिंदी, अंग्रेजी के अलावा उर्दू, बंगला, असमिया, तमिल, तेलुगु जैसे भाषाओं के माध्यम से बच्चे स्कूल शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक शिक्षा प्राप्त करते हैं। बहुभाषी समाज में शिक्षा व्यवस्था में अनुवाद की आवश्यकता है, क्योंकि इसके द्वारा पाठ्यक्रम की स्थिति को समान बनाने रखा जा सकता है और सामग्री को जल्दी तैयार किया जा सकता है। इसके अलावा विभिन्न देशों और समुदायों का प्राचीन ज्ञान जो उन भाषाओं में रिक्त है, जो अब बहुत व्यापक नहीं है, इसे प्राप्त करने के लिए भी अनुवाद एक माध्यम के रूप में कार्य करता है। हम प्राचीन लेखों की रचनाओं को केवल अनुवाद के द्वारा ही पढ़ते हैं। तो शिक्षा प्रणाली में अनुवाद का उपयोग बहुत महत्वपूर्ण हो रहा। प्राचीन शिक्षा को प्राप्त करना है तो भी हमें अनुवाद चाहिए, क्योंकि हम उस भाषा को नहीं जानते, वो कुछ विशेष लोगों तक रह गई है। विदेशी भाषा को जानने के लिए भी अनुवाद चाहिए। अंग्रेजी में प्राप्त है तो उसको हमारी भाषा में परिवर्तित करने के लिए, दूसरी भाषा में परिवर्तित करने के लिए अनुवाद चाहिए। किसी भाषा को सीखने में अनुवाद का महत्वपूर्ण स्थान है। छात्र जिस भाषा को सीखना चाहता है उसका अपना मातृभाषा के साथ तुलना करके दोनों भाषाओं के बीच अनुवाद किया जाता है। इस कार्रवाई में छात्र भाषा के नियमों को अच्छी तरह से सीखता है और धीरे धीरे उस भाषा का स्वतंत्र रूप में प्रयोग करना शुरू करता है। अधिक प्रयास के बाद छात्र दूसरी भाषा को अपनी मातृभाषा की तरह बोलना और लिखना शुरू करता है। अपनी भाषा के साथ साथ हम दूसरी भाषा सीखना चाहते हैं तो वहां भी हमें अनुवाद की जरूरत है, क्योंकि हम उस भाषा को सीखने के लिए हमें एक और भाषा की जरूरत पड़ती है जिससे अनुवाद करके आपके सामने आ जाए। शिक्षा की दुनिया आज अनुवाद के द्वारा बहुत समृद्ध है। अनुवाद शिक्षा क्षेत्र में प्रमुख स्थान पर है। वैश्विक स्तर पर उपलब्ध ज्ञान को शिक्षा में शामिल करना, शिक्षा प्रणाली और शिक्षा में होने वाले शोधों को अनुवाद के माध्यम से ही संभवतः बनाया जा सकता है। हम वैश्विक स्तर पर हो रहे परिवर्तन को अपनी शिक्षा प्रणाली में देख सकते हैं। प्रारंभिक शिक्षा में प्रदान की जाने वाली शिक्षा में अनुवाद का महत्व बहुत अधिक है। आज हर बच्चा अपनी स्थानीय भाषा में पढ़ता है, लेकिन बाद में राष्ट्रीय स्तर की भाषा में प्रतियोगिता करने
होती है। इसलिए शिक्षा के प्रारंभिक चरण में बच्चे को अपनी स्थानीय भाषा और राष्ट्रीय स्तर की भाषा के बारे में ज्ञान प्राप्त करना बहुत आवश्यक है। भारत के दक्षिण माध्यम और पूर्वी स्कूलों में स्थानीय भाषा को सिखाते समय स्थानीय भाषा से हिंदी और अंग्रेजी में अनुवाद सिखाया जाता है। यह अनुवाद के महत्व को स्वाभाविक रूप से प्रमाणित करता है। तो बच्चा जब निम्न स्तर के स्कूल में रहता है, जैसे निम्न प्रारंभिक स्कूल में रहता है, शिक्षा में रहता है, तो वो क्षेत्रीय या स्थानीय भाषा में, जब माध्यमिक शिक्षा में जाता है तो वहाँ भाषा का माध्यम बदलता है। उच्च शिक्षा में जाता है तो उसका माध्यम बिल्कुल बदल जाता है। तो यहाँ अनुवाद की आवश्यकता है। कुछ पारिभाषिक शब्द हैं, कुछ शब्दावली हैं जो साहित्य से रिलेटेड हैं, इसका ज्ञान भी हमें मिल जाएगा। पुस्तक बुक, लेखक ऑथर राइटर, पाठक रीडर, साहित्य लिटरेचर, उपन्यास नॉवल, कविता पोएम, शीर्षक टाइटल, पब्लिशर प्रकाशक, समीक्षा रिव्यू, अध्याय चैप्टर, संपादक एडिटर, पृष्ठ पेज, विश्लेषण एनालिसिस, मूल्यांकन असेसमेंट, निष्कर्ष कंक्लूशन, रूप फॉर्म, शैली स्टाइल, साहित्यिक लिटरेरी, लोककथा फोकटेल, मुक्त छंद फ्री वर्स। संदर्भ पुस्तक ग्रंथ एवं अन्य प्रकाशन, अनुवाद विज्ञान सिद्धांत एवं प्रविधि भोलानाथ तिवारी, अनुवाद विज्ञान की भूमिका कृष्ण कुमार गोस्वामी, अनुवाद सिद्धांत MTT 10 इग्नो। वेबसाइट पर उपस्थित कई अन्य प्रकाशन से संदर्भ के रूप में सामग्री को इकट्ठा किया गया है, इसमें जोड़ा भी गया है और आपको समझाने के लिए वहाँ से लिया भी गया है, ताकि आप विषय को अच्छी तरह से समझ सकें और मैं आपको समझा सकूं। इन सब से संदर्भों से उदाहरण भी लिए गए हैं ताकि सटीक उदाहरण दे सकूं संदर्भ के अनुसार, ताकि आपको अच्छी जानकारी मिल सके। आज का व्याख्यान यही समाप्त होता है। धन्यवाद, नमस्कार।